ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने वर्क एनर्जी थ्योरम तक कर लिया था। कोई डाउट किसी का यहाँ तक? कुछ पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो? सर अभी क्या चल रहा है क्लास में? हाँ महाराज, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज रिपीट करेंगे। सर अभी चल क्या रहा है क्लास में? वर्क एनर्जी पावर, इसमें वर्क डन हो चुका है, काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है, वर्क एनर्जी थ्योरम हम कर, बस वो भी हो चुका है, एक दो न्यूमेरिकल्स का। सो वी आर अबाउट टू फिनिश दिस थिंग, चैप्टर नंबर 6। सर एक बार ये वर्क एनर्जी थ्योरम बता देना। अब वर्क एनर्जी थ्योरम बस ये कहता है कि अगर एक सिस्टम है, इसमें कई फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो जो टोटल वर्क डन होगा ना सारी फोर्सेस का, that total work done is the final kinetic energy minus initial kinetic energy। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। जो भी बॉडी पर आप टोटल वर्क डन करेंगे, that total work done is always the final kinetic energy minus the initial kinetic energy, means total work done is equal to change in kinetic energy of the body। ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ये वाली बात उठा लेते हैं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इनके क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। जैसे ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, बट एटलीस्ट क्वेश्चन लिखने के बाद ना एक रफ स्केच बनाना। देखो फिर मजा नहीं आएगा, वरना अगर आपने रफ स्केच नहीं बनाया तो फिर तो ऐसा है कि मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व तो मैं करूंगा, लेकिन आप एटलीस्ट एक रफ स्केच बनाओ। चलिए क्वेश्चन लिखो, रफ स्केच बनाओ और बात क्या है? कहां पर सची? लीविंग द मजल ऑफ अ राइफल। ये जो राइफल का जो फ्रंट एंड होता है ना, जहां से बुलेट बाहर निकलती है, मजल ऑफ। सर लास्ट लाइन क्या है? एक सेकेंड, सर एवरेज रेजिस्टेंस इसके बाद ना प्लीज रफ स्केच बनाना। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इस क्वेश्चन सर सेकंड प्लैंक से वो निकल जाता है मतलब? हाँ, मतलब सेकंड ब्लैंक जस्ट पास थ्रू का मतलब है सेकंड ब्लैंक्स निकलने के बाद ये रेस्ट में आ जाता है। पास कर जाता है सेकंड प्लैंक से? हाँ, प्लस पास कर जाता है। यस आयुषी, यू कैन डिस्कस इट एट द एंड, और आप चाहो तो मुझे अभी चैट रूम में लिख दो, है ना? अगर हो तो चैट रूम में पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, या मुझे व्हाट्सएप कर दो, लिख लेता हूँ।
क्वेश्चन लिख लिया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मुझे जरा सा ना कुछ कुछ करके प्लीज क्वेश्चन समझा दो, है ना, तभी मजा आएगा पढ़ने में। सो मुझे क्वेश्चन कौन बताएगा? अंशिका तो बाद में आई है। मिराज बताओ जरा मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या समझ में आया इतना पढ़ के? सर बेसिकली फर्स्ट प्लैंक से सर बुलेट पास कर रही है, तो उसका 1/5 हो जा रहा है सर वेलोसिटी। ठीक है, ये रही बुलेट, है ना, पहले v वेलोसिटी से है, ये बुलेट है। और आप कह रहे हैं मिराज जब ये बुलेट दूसरे एंड तक पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी v/5 हो गई, और प्लैंक की कुछ थिकनेस रही होगी, इसे मैं t1 कह देता हूँ। फिर क्या होता है? तो सर एफ एस कॉस थीटा से हम लोग एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mv1²। वेरी गुड। अब इस ये मीटर पर सेकंड ना, एक मिनट मिराज, एक आप तो सब बता दोगे एक साथ, बहुत बढ़िया। अब ये जब सेकंड ब्लैंक से निकलेगी मिराज तो क्या होगा इसके साथ? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके बाद सेकंड ब्लैंक से पास करती है ना। सेकंड प्लैंक में सर v/2, फिर लास्ट में 0 हो जाएगा। v/2 वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, v/5 से जा रहा है तो 0 हो जाएगा फिर लास्ट में। जीरो हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अब रुक जाओ जरा, आप जरा कुछ और से पूछते हो। हाँ जी सूरज, सूरज सुना आपने यहाँ तक डिस्कशन पूरा? Yes, sir. अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है सूरज? सोचो जरा, ये v से गया v5 हो गई, वेलोसिटी कम क्यों हो रही है? क्या लगता है क्यों वेलोसिटी कम हो रही होगी? सर एक मिनट अर्पित आ रहा हूँ तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ, पहले इसको बता दो सूरज को। अच्छा सूरज चलिए सोचिए आप, रोशनी आप बताइए वेलोसिटी कम क्यों हो रही है? So kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है, बट क्यों? वो एक ही बात है, मैंने पूछा ना वेलोसिटी कम हो रही है, आपने कहा काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो आपने मेरा ही क्वेश्चन सुना दिया। क्यों? मैंने चलो अर्पित कुछ पूछ रहा, अर्पित कह रहा था, अर्पित बताओ। सर जो प्लैंक है सर वो भी बुलेट के ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, है ना, प्लैंक कोशिश करेगा कि बुलेट उसके अंदर एंटर ना करे, तो इस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये प्लैंक 2 है। प्लैंक कोशिश करेगा कि भाई बुलेट एंटर ना करे, तो ये भी एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, फोर्स हो गई, इस वर्क डन भी होगा। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं पहले प्लैंक 1 के लिए। सर फॉर जो रेजिस्टिव फोर्स है वो थिकनेस की वजह से लगेगा, तो फिर उसका रेशियो निकालेंगे। बिल्कुल, मतलब रेजिस्टिव फोर्स थिकनेस की वजह से नहीं, रेजिस्टिव फोर्स तो वुड लगा रहा है ना। आप किसी भी चीज में अगर आप हार्ड पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे उसकी बॉडी रोकेगी ना। सर वो लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा। नहीं, फोर्स कौन से बच्चे, वर्क डन आप कह सकती हैं थिकनेस पे डिपेंड करेगा, बट नॉट फोर्स। देखो वो कहता है एवरेज रेजिस्टिव फोर्स इज सेम। ठीक है, फोर्स नहीं डिपेंड कर रही थिकनेस पे। यस, वर्क डन अगर आप कहना चाहते हो तो हाँ वर्क डन सेम हो सकता है। ओके सर। अब प्लैंक 1 के लिए मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्लैंक 2 के लिए। ये वर्क डन होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, तो देखो रेजिस्टिव फोर्स एफ है, थिकनेस T1 है, कॉस 180 डिग्री। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m, वेलोसिटी है v/5, सो इट्स v/5 स्क्वायर। इनिशियली था हाफ m v1 स्क्वायर, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन, v स्क्वायर। दूसरे के लिए जब आप लिखोगे वर्क डन होता है फोर्स, thickness is T2, it's cos 180, KE2 half m 0 square, KE1 जब इसमें एंटर कर रहा था तो हाफ m v/5 स्क्वायर। सो ये आ गया आपका माइनस FT1 इज हाफ। देखो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, दिस विल बी v स्क्वायर बाय 25, है ना,
So v square by 25 is 50. So you can say that this is mv square over 50 minus half mv square. That's first equation. Similarly, that's minus ft2 is equal to minus half m into v square by 25. So it's minus of m v square by 50. सर जो माइनस है वो नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए लगाया. ये वाला यस सर. ये तो cos 180 की वजह से है ना. f and t2 are acting in opposite directions. That's why angle between them is cos 180 and cos 180 is minus 1. सर तो उनकी वजह से नेगेटिव में कोई नहीं लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आ रहे होंगे. क्या चीज opposite direction में exactly सांची? Force and displacement. यस सर. कि बॉडी राइट में जा रही है बुलेट और फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रही है, ये आप कह रही हैं. यस सर. इसी की वजह से मैंने cos 180 यूज किया है. एंड दिस cos 180 विल टेक केयर ऑफ दिस नेगेटिव साइन. ये नेगेटिव साइन cos 180 की ही वजह से आ रहा है. ओके सर. तो जो आप कह रहे हैं ना अलग से नेगेटिव लगाएंगे, वो अलग से नेगेटिव है, cos 180 ने अपने आप सेट कर दिया. इसे ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं भाई. अगर मैं कुछ एलसीएम ले लूं यहाँ तो ये आ जाएगा माइनस ft1. एलसीएम 50 आ गया. So ये आएगा mv square minus 25. So that's minus 24 mv square divided by 50. That's one equation. Minus ft2 is minus mv square by 50. That's second equation. इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं. चलिए इतना काम अब आप करेंगे, थोड़ा सा रेशियो लीजिएगा. रेशियो जब आप लेंगे तो फिर डिवाइड 1 and 2 यू विल गेट द रेशियो ऑफ t1 and t2. डिवाइड 1 करिए. सर मैंने आपको अपना पेपर भेजा था सर, हाफ ईयरली का. सर आपको मिल गया था ना? यस महाराज, मैं उस पर कमेंट करना भूल गया था. कैसा हुआ? मार्क्स में आया कुछ? सर सही नहीं गया सर पेपर. सही नहीं गया. अच्छा आपको मिला? ये तो आंसर शीट्स वगैरह मिली है आपको? सर मिलने वाली हैं सर. भेजना मुझे. मेरा देखो, तुमने जब ज्वाइन किया था ना, बहुत कम टाइम में तुमने बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है, तो उसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं. क्योंकि ये सिलेबस जो है ना अप टू चैप्टर नंबर 7, मतलब दिस टेक्स 4 to 5 मंथ आपके ब्रेन को ढंग से चीजों को एब्जॉर्ब करने. जैसे इन सबको मिला है, मतलब 4-5 महीने इन लोगों को मिले हैं तो ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं. आपको बहुत कम टाइम मिला. लाइक आपने अगस्त में ज्वाइन किया था है ना? जुलाई एंड अगस्त कुछ. सर जुलाई एंड में सर. अगस्त और सितंबर में आपने पूरा 5 चैप्टर्स, आप 7 चैप्टर्स करके गए थे शायद. यस सर. तो वहां से भी इश्यूज आते हैं. आज मैं अराउंड ना 9:30 में आज फ्री होता हूँ. ठीक है, 9:30 9:45 मुझे एक मैसेज करना, फिर डिस्कस ऑन अ कॉल. पेपर को Okay, डिस्कस sir. करते हैं, मे बी ऑन अ जूम कॉल और अ व्हाट्सएप कॉल. ठीक है, और देखते हैं क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस करी उसमें. ठीक है, अर्पित सांची ठीक आ रहा है. अंशिका, क्वेश्चन तो आप नहीं पढ़ पाई होंगी. यस सर, हो गया. हो गया. अच्छा, so when you divide them you will write this as minus ft1 by minus ft2 is minus 24 mv square by 50 divided by minus mv square divided by 50. 50 से 50 गया, mv square से mv square गया, ये गया और आपने इसे कैंसिल कर दिया.
सो ये आपको मिल गया कि T1 और T2 का जो रेशियो है दैट रेशियो इज 24 रेशियो. सो दैट्स वन क्वेश्चन. ना एक क्वेश्चन और है. इसमें सर यस अर्पित. सर अगर सेकंड प्लैंक्स में अगर सर वो थोड़ा ज्यादा थिकनेस होता और अगर सर वो बुलेट स्टॉप हो जाती है उसके अंदर तो सर फिर क्या हम केस कंसीडर करते हैं? तो फिर आप सिर्फ वहीं तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं जहां जाकर वो रुक जाती है. हो सकता है हाफ थिकनेस पर रुक जाती हो सकता है ना. तो आप हाफ थिकनेस तक की वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो. समझे आप. सर जहां जाकर रुक जाएगी वहां तक का आप वर्क डन. सेकंड क्वेश्चन लिखिए और प्लीज इस क्वेश्चन को लिखते लिखते एटलीस्ट समझने की कोशिश करो कि ये कहता क्या है आपसे. क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने. लाइशा नोट कर लिया. दोनों काम करने हैं. नोट करना है. यस सर. अच्छा अब बताओ लाइशा क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में. क्या हो रहा है और वो क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा. लाइशा बताओ मुझे क्या समझ में यस आया इतना सर. पढ़ के. क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में. ये एक ट्रैक गिवन है हम्म जिसका लेंथ इज 3 meters हम्म एंड सर जो जो कर्व है उस ट्रैक का वो फ्रिक्शनलेस है हम्म एंड जो फ्लैट पार्ट है उसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2. हम्म जो द पार्टिकल वो पॉइंट ए से रिलीज हो रहा है जिसका हाइट इज 1.5 मीटर above the flat part. तो वो पोजीशन पूछ रहा है जहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पर आएगा. अच्छा अब मुझे अंशिका ये बताओ ऐसा होगा क्यों. पार्टिकल रेस्ट में आएगा मतलब यहाँ से रिलीज के ऊपर चढ़ जाए और करता रहे हमेशा ऑसिलेट. ऐसा क्या है इसमें जिसकी वजह से वो रेस्ट में आ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. यस अंशिका. सब फ्रिक्शन होगा. बिकॉज क्या होगा. सब फ्रिक्शन होगा. हाँ. फ्रिक्शन होगा. वेरी गुड. वो कम करेगा. सो सांची अगर मैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूंगा ना तो यहाँ कितने वर्क डन दिख रहे हैं आपको. टोटल कितने वर्क डन दिख रहे हैं. कितनी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी ए से लेकर और जहां भी जाकर रुकेगा ये वहां तक. तो दो. सूरत सांची ने जो दो फोर्सेस कही है कैन यू नेम देम कि कौन सी दो फोर्सेस यहाँ एक्ट कर रही होंगी जिनका आप वर्क डन लोगे. सूरत कौन सी दो फोर्सेस जो सांची कह रही है. दो फोर्सेस है यहाँ जिनकी वजह से वर्क डन होगा. वो दो फोर्सेस कौन सी है. सर हाँ आयुषी आप बताइए. एक मिनट रोशनी आपने. आयुषी बताइए मुझे कौन सी दो फोर्सेस जिनका वर्क डन होगा यहाँ.
Sir, friction and gravitational force. वेरी गुड. तो एक होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड अनदर इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन. सो यू कैन से कि total work is final kinetic energy minus initial kinetic energy. So total work done is the work done by gravity. तो आप लिख सकते हैं it's work done by gravity plus work done by friction is final kinetic energy minus initial kinetic energy. वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? बॉडी h हाइट से नीचे आ रही है, तो आप इसको पहले वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180, नो सॉरी cos थीटा. ऐसी वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा. भाई ए पर भी बॉडी रेस्ट में है और जहां जाकर रुकेगी वहां भी रेस्ट में आ जाएगी, तो ये दोनों भी जीरो. अब वो आपसे कहता है कि भाई एक काम करिए, इसको ना कैलकुलेट करके दिखाइए प्लीज क्या होगा. सो ग्रेविटेशनल, अच्छा इसको बड़ा करते हैं, और वर्क डन बाय जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है अंशिका? अंशिका, अगर मैं कह रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, कितनी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स? So 6.022 into 10 raised power 11 बच्चे वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स मींस वेट ऑफ द mg. बॉडी. mg कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है? h हाइट कवर कर रही है. अब मुझे इन दोनों में एंगल चाहिए. सो देखो, ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स है, दैट मींस दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन. सो इफ दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, देन एंगल बिटवीन देम इज जीरो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कैसे, कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे मिराज? या मिराज, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर नहीं नहीं यार, सर एक मिनट रोशनी, एक मिनट सब यार. मिराज, हाँ, sir, मुझे पता फ्रिक्शन, चलिए रोशनी आप बताइए. अर्पित मैं आपके पास फिर हूँ. हाँ. So coefficient of friction into normal reaction. वही इनटू नॉर्मल रिएक्शन. और डिस्प्लेसमेंट देखो, जहां जाकर रुकेगा, ये मुझे नहीं पता कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. लेट्स टेक दैट एज अर्पित. फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या होगा? लाइक इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, 180. 180. और अर्पित ये भी बता दो मुझे कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यहाँ? सर mg के इक्वल. mg के इक्वल cos 180 माइनस 1 होता है, इज इक्वल टू 0. सो ये आ गया mgh माइनस mu mgx इज इक्वल टू 0. दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन. अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. आई एम श्योर m गेट्स कैंसिल्ड आउट, g गेट्स कैंसिल्ड आउट एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. और मुझे बताओ कहाँ जाकर रुकेगा. क्वेश्चन लिख लिया था आपने, इसको लिखिए और मुझे x कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से. सूरत, आप क्लास में हैं अभी? Yes, sir. बच्चे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही हैं आज? आप क्या हो गया? कुछ नहीं सर. तबीयत सही नहीं है? नहीं सर, ठीक है. फिर क्या हुआ? मार्क्स आ गए? हाँ सूरत, मार्क्स आए नहीं आए अभी? Yes, sir. लिखिए तो जरा चैट रूम में. मार्क्स की वजह से तबीयत खराब नहीं है? चैट रूम में लिखो जल्दी से. सर वो mgh cos 0 या थीटा है? थीटा. ये 0 0 मतलब थीटा था, थीटा 0. ओके सर. गुड आयुषी. वेरी गुड सांची. ठीक कर रहा है अंशिका. सूरत, मार्क्स नहीं भेजे आपने? तो मैं देख रही थी आप होस्ट हैं या होस्ट हैं. अच्छा, मैं होस्ट हूँ.
चलिए गुड, x की वैल्यू तो सबकी आ रही है। महराज x तो कैलकुलेट करो। Not bad. This was subjective or objective exam, Suraj? So objective. Offline? No, sir. Online. Yes, sir. Not bad. So आप इसमें भी बहुत अच्छा और इम्प्रूव कर सकती हैं। आई एम श्योर कि नेक्स्ट एग्जाम में आप 7 to 8 मार्क्स इसमें आप आसानी से और बढ़ा सकती हैं। Yes, sir. कहाँ कमी रह गई पता है आपको? मतलब ये पता होना चाहिए कि और इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ पर है। क्वेश्चंस गलत ज्यादा हुए या क्योंकि सिलेबस उतना नहीं हो पाता है तो वहां से कुछ छूट गया? सर सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा था ढंग से। ओके, बाकी जो आधा था आपको पूरा आपने कर दिया था? Yes, sir. ऑल्दो स्कोर इज गुड 11th के लिए तो ये वाला स्कोर अच्छा होता है। बट यस, if you can improve 10-15% तो 90 above चला जाएगा, which is good. सर मेरा तो उल्टा हो गया सर, सब कुछ करने की वजह सर एंड में सर सब कुछ मतलब बहुत जंबल हो गया था सर, कुछ टफ था पेपर सर बहुत ज्यादा। बट मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, तुमने सब कुछ खुद किया है, लेकिन याद रखना ब्रेन को ना चीजें एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ब्रेन को चीजें एब्जॉर्ब कर जाने में। आप कितनी भी ज्यादा कोशिश करें ना, मतलब लेकिन ये सिलेबस वो नहीं है जो आप 2 महीने में कर जाओगे। और अगर ऐसा होता ना तो मैं सारे न्यूमेरिकल खुद सॉल्व कर रहा हूँ, तो बीच बीच में आपसे पूछता नहीं, आपके पास छोड़ता नहीं चीजें। और ये वो सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली फिजिक्स एंड मैथ्स जो रिकॉर्डिंग से नहीं हो पाते। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब ऑलमोस्ट काफी बच्चे जिनके पास बायजू का पूरा है और बायजू से अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, लिटरली कोई नहीं कर सकता द बेस्ट। लेकिन फिर भी आप ना वो काम, सब्जेक्ट ऐसा है तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, कोई आपसे बार बार पूछेगा नहीं, तो नहीं हो पाता है। तो रिकॉर्डिंग्स आर गुड फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है रिकॉर्डिंग्स, या सुपरवाइज्ड रिवीजन हो, कोई बैठा हो आपके साथ। बट फॉर द फर्स्ट टाइम करने के लिए आपको डिस्कशंस की बहुत जरूरत पड़ती है। बट सर फिर अगर अभी हम स्टार्ट करेंगे तो फिर सर हमारा मतलब मेरा सर पीछे सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा ना सर, क्योंकि आगे तो सर बहुत सारे चैप्टर्स छूट गए हैं। जो आगे के जो चैप्टर्स है ना फर्दर, वो चैप्टर्स इतने बड़े नहीं है। मतलब ऐसा आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 5 चैप्टर्स यूनिट्स के अंदर आपको 6 मंथ लगे, फॉर द नेक्स्ट 5 यूनिट्स आपको 6 मंथ चाहिए, ऐसा नहीं होता। आगे के जो यूनिट्स हैं उनको आप बहुत तेजी से कर जाते हो, क्योंकि वो सब यूनिट्स उन्हीं चीजों पर बेस्ड हैं जो ऑलरेडी आपको आता है। आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। मुझे डायमेंशंस में इन बच्चों के साथ बहुत सारे डिस्कशंस करने होते थे जो मुझे अब समझाना भी नहीं होता, मतलब मैं एक लाइन के अंदर कहता हूँ और ये कर जाते हैं। लेकिन शुरू की जो चीजें हैं ना बहुत टाइम लेकर जाती है, और वो टाइम देना पड़ता है। वो ना दोनों तो बच्चा सीख नहीं पाता, उसे लगता तो है कि अच्छा हाँ सिलेबस आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब वो एग्जाम में जाकर बैठता है तो ब्लैंक। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ 60% पढ़ के जाओ चाहे 70% पढ़ के जाओ, लेकिन उसको सॉलिड पढ़ के जाओ, ऐसा पढ़ के जाओ कि वहां से सब कुछ आ रहा हो। और सॉरी क्या कर दिया मैंने। और आप तो शायद मेरे किसी बहुत पुराने स्टूडेंट के रेफरेंस से है ना महाराज? सर मेरी दीदी के एक दोस्त थे, हाँ सर, वो 2014 बैच में उन्होंने दिया था। मैं तब से यही चिल्ला रहा हूँ कि जितना आप पढ़ के जाओ उसको ऐसा पढ़ के जाओ कि वहां से कोई कुछ भी पूछ ले आपको आता हो, फिर आप अच्छा कर जाएंगे, फाइनल तक आप अच्छा कर जाएंगे। चलिए ये हो गया एक्स। अब परेशानी यार ये तो है तो 3 मीटर का ही, रुकेगा कहाँ जाकर? सर फ्रिक्शन फ्लैट वाले पार्ट में तो फिर वहीं पे रुकेगा। बहुत बढ़िया। तो देखो 3 मीटर है ना, 7.5 पे रुकेगा, दैट मीन्स 3 मीटर यहाँ जाएगा, फिर 3 मीटर वापस आएगा, और फिर बीच में जाके रुक जाएगा, यहाँ जाकर रुक जाएगा। और यहाँ रुकने का मतलब है ये कितना है 1.5, 1.5 मतलब बी से
ये 1.5 मीटर के बाद जाकर रुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। B से 1.5 के बाद। समझ में आया ना आपको? 7.5 को मतलब 3 उसमें डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल। देखो तो यहाँ तो रुकने का सीन ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्शन ही नहीं है, जो भी होगा वो यहाँ होगा। तो 7.5 मतलब 3 आगे गया, फिर 3 पीछे आया, फिर 1.5 आगे गया, यहाँ जाकर रुक जाएगा। चलिए लिख लिया। तो ये कब रुकेगा? इट विल स्टॉप एट 1.5 मीटर फ्रॉम मी। अच्छा बस एक चीज और, आप लोग कहोगे मैं फिलोसफी बहुत सुनाता हूँ। भाई मैं कहता हूँ आपके स्कूल एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप वो एग्जाम नहीं दे रहे। एक बार आप एग्जाम अटेम्प्ट कर लो ना, उसके बाद उसकी टेंशन मत लिया करो। रिजल्ट जो भी होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा है तो इतना खुश मत हो कि आप कई दिन के लिए पढ़ना छोड़ दो। अगर रिजल्ट खराब होता है तो आप इतना नर्वस ना हो जाओ कि फिर आपसे पढ़ाई ना होगा। अब लाइफ में अच्छी बुरी हर तरह की चीजें होती हैं, इतना आना चाहिए टू मूव ऑन। अब बहुत सारी अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप में से कुछ बच्चों का बहुत भेजा था उन्होंने मार्क्स मुझे तो बहुत अच्छे हैं, उससे इतना मत खुश हो जाना कि हो गया पढ़ना ही छोड़ दिया कि ये तो हो जाएगा। और अगर खराब हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत पढ़ने के बाद भी पेपर खराब हो जाता है, तो उससे इतनी टेंशन मत लेना कि आप आगे कर ही ना पाओ। मतलब अगर आप ऐसे हो ना जो इतने जल्दी इमोशनल हो जाते हो, तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे, मतलब फिर आप लूजर्स में से। आदमी को मूव ऑन करना आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट खराब पेपर आपको ये समझा देगा कि कहाँ गलत है, एटलीस्ट वो सीखना चाहिए। इसीलिए अगर कोई बच्चा मुझसे कहता है ना पेपर खराब हो गया, तो ओके लेट्स डिस्कस दिस थिंग। मतलब वो डिस्कशन ये नहीं है कि आप उससे कुछ फायदा हो जाएगा, फायदा अगले एग्जाम में होगा, आपको पता हो कि कहाँ गलत हो गया। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल हो जाओ कि यार मार्क्स आए तो आए, नहीं आए तो नहीं, आगे चले जाओ, वो भी गलत एटीट्यूड है। हाँ, बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, 10th तक आप लोग बच्चे थे, अब आप मेच्योर होते जा रहे हो, 1 साल के बाद आप किसी ढंग के कॉलेज में हो गए। लाइफ की थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, अच्छा बुरा जैसा भी हो रहा है, एटलीस्ट इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि ओके मार्क्स नहीं आया तो कोई घर वालों पर, कोई स्कूल पर, कोई डाल देता है पेपर बहुत टफ था, वो भी गलत एटीट्यूड। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लो, चाहे आपको लगता है कि पेपर गलत बना था, रीजनेबल नहीं था, जैसा भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ताकि आप अगली बार अच्छा करें। लेकिन वो उस हद तक होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको मोटिवेट करे, ना कि ऐसा हो कि आप इतना डिमोटिवेट हो जाओ कि आपसे पढ़ा ही ना जाए, आपको लग रहा है कि एनर्जी लेवल ही डाउन हो गया, हो ही नहीं रहा कोई काम, डिप्रेशन में चले गए। इतना नहीं, मतलब इतना है तो फिर आप लूजर हो। अब आपने और इस एज में आप अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है पेपर देखकर या कुछ अच्छा ना हो, तो अभी वो एज है जब आप इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। लाइफ बहुत लंबी है बच्चों, कई बार ये पेपर के मार्क्स काम नहीं आते, लेकिन इसमें जो आप सीखते हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग यूज कर पाओगे। कभी कभी कुछ चीजें बुरी होनी अच्छी होती है, वो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। और जब इस एज में कोई कहता है ना कि मैं डिप्रेशन में आ गया, तो मेरे समझ में नहीं आता कि इस एज में कोई डिप्रेशन में कैसे आ सकता है। मेरी एज में आगे कोई डिप्रेशन में आया और वो कहे कि ओके यार लाइक 50% ऑफ लाइफ इज ओवर, 60 इज एवरेज लाइफ स्पैन ना, 50% ऑफ लाइफ इज ओवर, पता नहीं मैं अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, तो डिप्रेशन में आया तो समझ में आता है। आप लोगों के पास तो इतना कुछ है ना, दैट्स अ गोल्डन टाइम, अब आप जो चाहो अचीव कर सकते हो। तो इस एज का बच्चा डिप्रेशन में तो नहीं आना चाहिए। सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, सीखते जाओ। अच्छे मार्क्स हैं तो उसको देखो कि और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बहुत खराब मार्क्स हैं तो उसको भी देखो कहाँ गलत हो गया था, ताकि आप उसे आगे रिपीट ना करें। ओके, बहुत फिलॉसफी भाई। ये होमवर्क है आपका, लिख लो इसे, एग्जाम्पल नंबर लिख लो एनसीईआरटी का 6.6 और इसे आप वर्कआउट करो। लिख लिया? Yes, sir. चलो, सो दिस completes our work energy theorem. वर्क एनर्जी थ्योरम में क्वेश्चंस बहुत आपको और मिल जाएंगे, बट बेसिक स्ट्रक्चर ये है
आपको आना चाहिए, वर्क डन लो काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करो और हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अब हम धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाते हैं। बट टू स्टार्ट पोटेंशियल एनर्जी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसी कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को आप पोटेंशियल एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही आता है। सो देखिए, व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। सो ये वो फोर्सेस हैं फॉर विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कई लोग ऐसे याद कर लेते हैं फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ऐसा नहीं है। फोर्स पाथ पर डिपेंड करेगी बट वर्क डन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फोर्स फॉर विच वर्क डन is independent of path. ये वो फोर्सेस हैं जिसे आप कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे। एक चीज और, वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वर्क डन डिपेंड्स ओनली on initial and final position. वर्क डन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करने का मतलब है दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। आप ए से बी स्ट्रेट जाओ, दैट्स पाथ 1। आप ए से बी घूम के जाओ, दैट्स पाथ 2। आप ए से बी इस पाथ से जाओ, दैट्स पाथ 3। किसी भी बात से जाइए, इफ फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर कंजर्वेटिव तो वर्क डन सेम होगा, W1 is W2 equal to W3। एग्जाम्पल्स देखिएगा। Gravitational force is an example of conservative force. Gravitational force is conservative. Then we have elastic force in the spring. This is also an example of conservative force. Then we have electric force. ये कुछ examples हैं conservative force के। अब कुछ properties और देखिए conservative force की। एक तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, दूसरा है अगर एक क्लोज पाथ ले उसमें वर्क डन 0 होगा। Work done over a closed path is 0. This is point A and this is point B. A से B गया ऐसे, फिर B से A वापस आया। This is a closed path. तो अगर आप closed path में लोगे, so closed path में जो work done होगा, that's integral of closed integral of f dot ds. ये जो work done आएगा, that work done for a closed path is। अब अगर आपने वर्क डन भी ले लिया क्लोज पाथ के ऊपर, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो आप, ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल बता रहा है इट्स अ क्लोज पाथ। एफ डॉट डी एस तो वर्क डन है, जो मैंने सर्कल लगा दिया ये सर्कल बता रहा है दैट दिस वर्क डन इज ओवर अ क्लोज पाथ। पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो सुनते हैं ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, this concept is valid only for conservative forces. So concept of potential energy
is valid only for conservative forces. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते. सो ये प्रॉपर्टी लिखो. आई नो कि इन प्रॉपर्टी को लिखकर बहुत क्वेश्चंस रह जाते हैं, डाउट्स रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना कर रहा हो, ये तो छोटा पाथ है तो बहुत बड़ा पाथ है. कुछ लोग इससे ये कंक्लूड करने लगते हैं अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है तो वर्क डन भी ऐसे ही हो जाएगा, बट ऐसे नहीं है. हर एक स्टेप में हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं. दिस इज स्पेशलिटी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स कि जब आप सबको ऐड अप करोगे यू विल गेट द सेम वर्क. ये और कहीं नहीं दिखता आपको. तो अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको सिखा दूंगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस हम कैसे दिखाते हैं. चलिए इतना लिखिए फिर हम स्टार्ट करते हैं. सर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दो. सबने लिख लिया यहाँ तक? सर मैंने लिख लिया है. सर जो फोर्सेस है तो वो 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, मतलब कितनी भी हो सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. अब देखो अभी तो यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स एक ही है, पाथ 3 लिए मैंने, है ना. एक ही फोर्स है जो पार्टिकल को ए से ऐसे लेके गई, फिर ऐसे ले गई, फिर वो फोर्स ऐसे ले गई. फोर्स एक ही है, अलग अलग पाथ पे ले जा रही है वर्क डन से. पाथ कई हो सकते हैं, यू कैन टेक 10 पाथ, अलग अलग पाथ हो गए वर्क डन से. कितना नोट किया आप लोगों ने? स्क्रॉल करूं इसे? यस सर. अब देखो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें ये प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको कि ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स. तो आपको दिख जाएगा एग्जैक्टली कि ओके कैसे हम शो करते हैं कोई एक फोर्स कंजर्वेटिव है. सो एज अ क्वेश्चन ले लो, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव. The concept of conservative force is important for potential energy. Show that gravitational force is conservative. आपको ये शो करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होती है.
तो आपको सिर्फ अलग अलग पाथ लेने होंगे और आपको शो करना होगा कि हर पाथ के लिए वर्क डन सेम। जैसे मैंने एक पॉइंट ये चूज किया, दूसरा पॉइंट ये चूज किया, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हाइट का, दैट डिफरेंस इज एच। मैं इस एच हाइट तक बॉडी को लेकर जाना चाहता हूँ। तो इस एच हाइट तक लेने के लिए मुझे कई पाथ चूज करने पड़ेंगे, कई पाथ के थ्रू लेके चलते हैं। मास एम को एच हाइट तक लेकर जा रहे हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, और हम ये शो करने की कोशिश करेंगे कि हर पाथ में हाइट अगर सेम है तो वर्क डन सेम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा सा बताओगे ना तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। सूरत बताओ बच्चे, इस मास पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? The gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स, mg। डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स है। Yes, sir. बॉडी डिस्प्लेसमेंट ऊपर लेकर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। जब आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन होता है इट्स एफ एस कॉस थीटा। सो ये वर्क डन होगा, फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है h, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज 180। सो आपको वर्क डन मिल गया, दैट वर्क डन इज माइनस ऑफ mgh नाउ, दैट्स वर्क डन फॉर पाथ 1 इज w माइनस mgh। या अगर इसमें कोई और फोर्स होगी तो क्या फिर वो वेरिएबल बन जाएगा? अगर कोई और फोर्स होगी मींस सर कोई और डिफरेंट फोर्स होगी तो फिर वो वेरिएबल बन जाएगा फिर हो मैं सकती है, हो सकती है, दैट डिपेंड्स। लाइक अगर स्प्रिंग फोर्स हुई है ना, तो स्प्रिंग फोर्सेस आर वेरिएबल फोर्सेस, देन यस इट वुड बी इंटीग्रल ऑफ समथिंग f cos theta। बट ग्रेविटी जहां तक है इट्स अ कांस्टेंट फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी नहीं कर। दिस इज फर्स्ट केस, फर्स्ट पाथ। अब इसी h हाइट पर ले जाने के लिए आप कई चूज कर सकते हैं ना। आप कह सकते हो कि ऐसे लेके जाऊंगा, इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू लेके चलेंगे पास, ये पॉइंट A और ये B, फिर आप A से B तक h हाइट तक ही लेकर जा रहे हैं, बट यू आर टेकिंग योर बॉडी थ्रू एन इंक्लाइंड। फिर से आपको देखना है कि वर्क डन क्या होगा। ऐसे आप लेकर जा रहे हैं बॉडी को, एंड लेट्स से दिस मच ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस, तो आप बॉडी को यहाँ ले पास। हाँ, मुझे बताओगे इस बॉडी पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही होंगी? अरे बताना शुरू करो, क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर So रही हैं? gravitation and friction. वेट एंड नॉर्मल वेरी गुड। सो एक वेट एक्ट कर रहा होगा बॉडी का डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन एक नॉर्मली एक्शन एक्ट करेगा। फ्रिक्शन तो है नहीं यार, आप वेट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कराओगे। This is mg, this is theta, so this is also theta, and this would be mg cos theta, and this would be ये down the plane आएगा, it's mg sin theta, और आप बॉडी को ऊपर लेकर जा रहे हैं, you're taking this body up the plane with a force f। So मुझे बताओ, ये जो आप फोर्स अप्लाई करोगे ऊपर, नहीं सॉरी मुझे f तो लगानी नहीं है, मुझे तो सिर्फ mg sin theta के लिए चाहिए। इसमें से कौन सी फोर्स है जिसका वर्क डन नॉन जीरो होगा? देखिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो वर्क डन जीरो हो जाता है, एफ एस कॉस 90 जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, तो mg cos थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर, mg cos थीटा का वर्क डन जीरो। नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो होगा। जो भी वर्क डन मिलेगा वो वर्क डन मिलेगा आपको mg sin थीटा का वर्क। ये समझ में आया? mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्यों जीरो होगा? साजी क्यों जीरो आएगा? यस mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क तो वो डन क्यों जीरो है? परपेंडिकुलर दे आर परपेंडिकुलर, तो mg sin थीटा का वर्क डन मिलेगा। सो वर्क डन सेकंड पार्ट के लिए f s cos थीटा। एक एक करके ना मुझे कोई एक जरा सा बताते चले जाओ। जैसे महराज मुझे बताएगा, महराज कौन सी फोर्स है जिसका हम वर्क डन ले रहे हैं ऊपर तक? सर mg sin theta। mg sin थीटा। सर वो तो डाउनवर्ड है। हाँ तो क्या हुआ?
फोर्स का तो वर्क डन ले सकते हैं, कोई और फोर्स होगी जो ऊपर एक्ट कर रही होगी, बट मैं तो अभी इस फोर्स का वर्क डन ले रहा हूँ, क्या करें। ओके डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऐसे cos थीटा थीटा ही होगा। अच्छा नहीं, थीटा क्यों होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना दिख रहा है मेरा, फोर्स 90 नीचे एक्ट कर रही है, अरे 90 कैसे, फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, कितना एंगल है 180 180 180 डिग्री का। cos 180 कितना होता है, -1 तो ये आ गया माइनस mg इंटू साइन थीटा इंटू एस। अब ये जो साइन थीटा है ना, दैट साइन थीटा शुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट शुड बी h by s। सो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ, तो वर्क डन कितना आ गया, माइनस mg into h by s into s। So this s will cancel this s and you will get minus of mg h, that's w। So देख रहे हो पाथ 1 और पाथ 2 दोनों से वर्क डन कैसा आ रहा है, सेम। एक पाथ और लेंगे बट एटलीस्ट आप इतना लिखो। अब प्लीज देखो, कॉपी नहीं करते हैं ना, खुद करने की कोशिश करते हैं, जहां गलत हो जाए, नहीं समझ में आ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ लीजिए। छोटी सी बैच रखता हूँ मैं कि आप पूछ लोगे, बता दूंगा फौरन। सर आज आप कितने बजे फ्री होंगे सर पेपर डिस्कस करने के लिए, सर राज, एक बार बता देते। मैं 9:45 तक फ्री हो जाऊंगा, ठीक है। 9:45 आप मुझे एक ओके व्हाट्सएप सर, कर दीजिएगा, मैं आपको मीटिंग आईडी शेयर कर दूँ, डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। सो बेसिकली मुझे डिस्कशन करनी है वो स्ट्रैटेजी, जिसके बाद नेक्स्ट एग्जाम अच्छा होगा। सर पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो डिफरेंस है वो सिर्फ मतलब वेट का है या फिर सिर्फ पाथ ये का वो डिफरेंस, fixed सिर्फ है? पाथ। मैं ये शो कर रहा हूँ, सेम मास है, सेम हाइट पर लेकर जाना है, बट अलग अलग पाथ से लेकर जाना है। पहले ऊपर ले गए सीधे, अब इंक्लाइंड प्लेन से ले गए। और मैं ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, पाथ चेंज करने के बाद भी वर्क डन सेम रहेगा। ओके तो ये वाला जैसे हमने ग्रेविटेशन में वेट के साथ करा, अगर हम इसे किसी इलेक्ट्रिकल फोर्स के साथ करेंगे तो उसमें भी पाथ सेम आएगा, तो वही। पाथ चेंज होने के बाद वर्क डन सेम है। ओके आप ये चेक करो ना कि आपने पाथ चेंज कर दिया बट वर्क डन शुड रिमेन सेम है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ भी है। ऑब्वियसली वर्क डन माइनस mgh नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स में कुछ और आएगा, चार्ज वार्ज इन्वॉल्व होंगे, बट वो एक्सप्रेशन सेम रहेगा, आप किसी भी पाथ से बॉडी को लेकर जाओ। लाइशा, हुआ ये? Yes, sir. सर डन देखिए अब एक काम और करते हैं,
और किसी तरह के पाथ से एच हाइट पर ही लेकर जाते हैं, स्ट्रेट ले गए, इंक्लाइन बना दिए, काम और भी तो कर सकते हैं, स्टेप्स बना देते हैं, जिगजैग स्टेप्स बना देते हैं और स्टेप्स से लेके जाते हैं, ऐसे कर दिया। अच्छा कैलकुलेट तो मैं करूंगा, लेकिन अंशिका आप गेस कर सकते हैं कि अभी इसको ना मैं एच हाइट पर ही ले जा रहा हूँ, वर्क डन कितना होगा? सर माइनस mgh और या फिर माइनस mgh होगा। माइनस एम, एग्जैक्टली सेम रहेगा बच्चे को, चेंज नहीं आना चाहिए। दिस इज h1, दिस इज s1, दिस इज h2, this is s2, this is h3, this is s3, this is h4, this is s4। अब जब आप लेकर जाओगे तो आप वर्टिकली भी लेकर जाओगे, हॉरिजॉन्टली भी लेकर जाओगे, तो वर्क डन जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन में तो देखिए सब कुछ आएगा। टोटल जो वर्क डन होगा दैट्स सम ऑफ ऑल। तो देखिए यहाँ पर ये आपने यहाँ पर मास रखा m, वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेस कर रहे हो आप अपवर्ड्स, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h1 cos, आयुषी एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में? फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स, एंगल कितना है दोनों? सर 180 डिग्री। 180। So, mg है हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रहा है, सो इट्स mg into s1 into cos 90। h2 है, जब आप वर्क डन लेंगे इट्स mg into h2 into cos 180। फिर आप इसे हॉरिजॉन्टली लेकर जाओगे, वर्क डन होगा mg into s2 into cos 90 और आप इसे लेते चले जाओ। cos 180 is -1, it's minus mgh1, ये तो 0 हो गया, ये फिर से हो जाएगा माइनस mgh2, ये 0 हो जाएगा और ये चलता चला जाएगा। तो आप लिख सकते हैं जो वर्क डन होगा इसमें आप माइनस ऑफ mg तो कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा h1 प्लस h2 और ये सब ऐड हो जाएगा। जब आप सारी हाइट ऐड करोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट h। सो यहाँ भी देखो वर्क डन कितना आया mgh। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस कि हर जगह वर्क डन सेम आ रहा है। अब ये इतनी सिस्टमैटिक कैलकुलेशन है, आपको लगता है अच्छा कोई और भी फोर्स ले लेता, ऐसे ही होगा? नहीं होगा। फ्रिक्शन ले लो वर्क डन अलग हो जाएगा, टेंशन ले लो वर्क डन अलग हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वो स्पेशल फोर्सेस हैं, ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, जिनके लिए वर्क डन सेम आता है। चलिए इसको भी लिखिए, देन वी विल डिस्कस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनफैक्ट कंजर्वेटिव पढ़ाने के बाद नॉन कंजर्वेटिव तो आपसे खुद हो जाना चाहिए। सर जिन फोर्सेस में पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती वो सर नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। इफ यू हैव अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वैलिड ही नहीं है, आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट ही तब कर सकते हैं व्हेन यू हैव कंजर्वेटिव फोर्सेस।
अरे भाई लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सर नॉन कंजर्वेटिव के बाद तो नॉन कंजर्वेटिव आप लोग खुद बता सकते हैं, जैसे मुझे सूरत बताएगी। सूरत, व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? which will not depend upon. which will depend on path, है ना, जो पाथ पर डिपेंड करेगा जहां वॉक है। सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में फोर्सेस in which work done depends on path, पाथ पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं ए से बी तक लेकर जा रहा हूँ बॉडी को, ए से बी मैं स्ट्रेट लेके जाऊं, ए से बी में थोड़ा सा घुमाकर लेकर जाऊं, और ए से बी में ऐसे घुमाकर लेकर जाऊं, डिफरेंट पाथ डिफरेंट वर्क, पाथ चेंज कर दो वर्क डन चेंज हो जाएगा। Few examples of conservative forces like friction is an example of non-conservative force. और फ्रिक्शन के अलावा ना आप चाहो तो एक एग्जांपल और ले सकते हो, लाइक टेंशन इज आल्सो अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और वैसे टेंशन कहाँ एक्ट करती है अंशिका? ये फोर्स किस तरह के सिस्टम में एक्ट करती है? स्ट्रिंग, है ना। इफ यू हैव अ वायर, थ्रेड है, रोप है, स्ट्रिंग है अगर, तो टेंशन एक्ट करेगी। और यू कैन हैव अ विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सूरत आप बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती है? बहुत गलत बात है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ और प्रॉपर्टीज, लाइक आप इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। नॉट वैलिड। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपकी एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाए। तो आप ऐसे लिखोगे कि पार्ट ऑफ एनर्जी में डिसिपेट एज हीट। एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो सकता है इफ योर फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। For non-conservative forces, part of energy may dissipate as heat. और एक चीज और, if you have a closed path, तो work done अब जीरो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि A से B गए और B से वापस A आ गए, work done जीरो नहीं आएगा। Non-conservative forces में closed path पे work done जीरो नहीं। क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होगा इफ योर फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। लिखिए था। इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे। तो इफ यू हैव कंजर्वेटिव फोर्सेस तो फोर्सेस के कोरोस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। और जो आप सीखोगे ना पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना, अभी वो 11th में ही आपको 5 बार कैलकुलेट करनी है। पूरा ग्रेविटेशन
इस कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। इफ यू नो कंजर्वेटिव फोर्स और उससे पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करना, तो आपको ग्रेविटेशन आता है। आप एसएचएम का एक मेजर पार्ट जानते हैं जहां एनर्जी की कैलकुलेशन है। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक मेजर कैलकुलेशंस है जो आपको पता है, ऑलरेडी जानते हैं आप। मैं लिख लिया आप लोगों ने? सर यस। सर जैसे आपने बोला था कि एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में भी थोड़ी सी जा सकती है, तो क्या वो साउंड एनर्जी के से भी जा सकती है क्या? बिल्कुल इन बिल्कुल, फॉर्म ऑफ साउंड हीट एनर्जी। साउंड की बिल्कुल बिल्कुल जा सकती है। इनफैक्ट आपने सही कहा है, शुड राइट साउंड इसको। एनर्जी का लॉस हो सकता है, मींस एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हीट साउंड लाइट की फॉर्म में वेस्ट हो सकती है इफ यू हैव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बट अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो काइनेटिक पोटेंशियल में जाएगी, पोटेंशियल काइनेटिक में जाएगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। Sir, could you please scroll down? स्क्रॉल डाउन। सूरत आप कहाँ गायब हो जाती हैं बीच बीच में? ब्रेक्स लेती हैं आप? Sir, मैं कही थी। नहीं दिया आप? यहाँ नहीं, मैं इतनी देर से सूरत सूरत बोल रहा हूँ, आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो आप 90 मिनट के लेक्चर में भी ब्रेक लेती हैं? हाँ? Okay, so non-conservative forces. Okay. After non-conservative forces, potential energy start करते हैं। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी की जो बुक में डेफिनेशन लिखी होती है, पहले मैं उसको लिख देता हूँ, फिर समझाते हैं कि उसका मतलब क्या है। दिस इज एनर्जी possessed by a body due to its position, configuration, and orientation in space. अब देखो, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? इन सब का मतलब सिर्फ ये कि इन तीन तरह की चीजों से आपके सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। ये तीनों चीजें ये बता रही हैं कि आपके सिस्टम में किसी तरह से कंजर्वेटिव फोर्स है, और जिस तरह की कंजर्वेटिव फोर्स है उसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अगर आप वन लाइन में लिखना चाहते हैं ना, कॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आप लिख सकते हो कॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, cause of potential energy is conservative interaction. Conservative force, conservative interaction is a cause of potential energy. अगर आपके सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करने का मतलब है आपके सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है।
So this is the cause of potential energy. Conservative interaction is the cause of potential energy. अब इसके बाद conservative forces आपने लिख ली. अब नेक्स्ट आता है कि आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे. मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए आपको, मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी. अब चीज और देखो, अगर आपके सिस्टम कुछ ऐसा है कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे, so corresponding to gravitational force you will have a gravitational potential energy. जिस तरह की कंजर्वेटिव फोर्स होगी उस तरह की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी. अगर आपके सिस्टम में लेट्स से स्प्रिंग फोर्स एक्ट करे, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, so you will have potential energy of spring. Potential energy of spring. ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया. इसके बाद देखिए अगर आपके सिस्टम में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करे, सो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करेगी. सो जिस टाइप की कंजर्वेटिव फोर्स उस तरह की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. इतना लिख लीजिए. फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी नहीं एग्जिस्ट करती बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स. टेंशन की पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स. लेकिन जब भी आप कोई कंजर्वेटिव फोर्स लेंगे, so corresponding to that conservative force your system will have some sort of potential energy. लिखिए. जब आप इतना लिख लो तो बताना, फिर हम सीखेंगे कि वर्क डन कैलकुलेट करते कैसे. आई मीन सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते कैसे, डिराइव कैसे करेंगे. कई तरह की पोटेंशियल एनर्जीज हैं. इन जनरल डिराइव कैसे करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद डिस्कस करते हैं. हो गया था. Yes, sir. नेक्स्ट देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बाद अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे. देखो, जब भी आप वर्क डन करते हैं बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन आपके सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. जैसे आपने भी देखा था -mgh था ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, इट्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ये वर्क डन आपके सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चला जाएगा. तो आप लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स gets stored in the system in form of potential energy. By the conservative force और against the conservative force, आप जो भी वर्क डन करेंगे वो वर्क डन आपके सिस्टम में स्टोर होता चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. लिखिए ना.
चलिए लिख लीजिए। अब देखो मैथमेटिकल क्या रिलेशन है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। आप कह दो ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इज यूए, बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इज यूबी। जब आप ए से बी तक लेकर जाएंगे ना तो आपको कुछ वर्क डन करना होगा। भाई सिस्टम को ए से उठाकर, और बॉडी मान लो इसे ए से उठाकर आप बी तक लेकर जा रहे हो, आपको कुछ वर्क डन करना होगा। वो जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to work done by external force from A to B। और आप लिख सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स फ्रॉम A to B। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये डेफिनेशन है इसकी। So delta U means change in potential energy। अब देखिए ये डेल्टा U कहां से आता है, ये सब हम डिराइव नहीं, लाइक ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की जो स्टेटमेंट से आती है, इसे डिराइव नहीं करते। इसे यूज कर आप बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जीज डिराइव करें। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, WAB एक्सटर्नल और माइनस WAB इंटरनल, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज UV माइनस UA। चलिए ये आपने चेंज कैलकुलेट कर लिया। अब इंटरनल और एक्सटर्नल देख लो। अच्छा अब टाइम नहीं है इतना कि मैं इंटरनल और एक्सटर्नल बता पाऊँ, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे थर्सडे, तो फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो थर्सडे आई एम श्योर पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंप्लीट हो जाएगा, व्हिच मींस कि फिर आप कोलिजन की तरफ जाओगे। कोलिजन चैप्टर नंबर 7 के साथ करेंगे, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन एक साथ करेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके सो आज इसको यहीं छोड़ते हैं, थर्सडे इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो दिस क्वेश्चन इज कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, आप प्लीज एनसीईआरटी से एक बार इसे पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 6 में दिया हो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक बार एनसीईआरटी से पढ़िएगा। चलो बच्चों आज यहीं छोड़